हाय एवरीवन, तो कैसे हो आप सभी लोग। आज के इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि कैसे बोर्ड एग्जामिनेशन के 15 से 20 दिन पहले आप फिजिक्स की प्रिपरेशन कैसे करें कि जिससे कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे मार्क्स आए। यहाँ पर जो भी टिप्स मैं बताने का काम करूंगा ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस है, तो इसे आप किसी और की वीडियो से कंपेयर करने का काम मत कीजिए। ये टिप्स बच्चों मैंने खुद भी अपने बोर्ड एग्जाम में फॉलो की थी और दूसरों को भी फॉलो करते हुए देखा है। तो इन टिप्स को अगर आप फॉलो करोगे तो यकीनन आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आएंगे, वो भी बहुत ही कम टाइम पीरियड में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी गलती बच्चे क्या करते हैं कि जो बड़े चैप्टर हैं बच्चे पहले उनको याद करने लग जाते हैं। बड़े चैप्टर आपका जैसे पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म हो गया, इन बड़े चैप्टरों को याद करने लग जाते हैं। अब इससे क्या होगा, उनका बहुत ज्यादा टाइम खराब हो जाएगा और वो बाकी चैप्टर तो कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो बच्चों आपको ऐसा नहीं करना। आपको सबसे पहले क्या करना है, जो आसान चैप्टर है और जो छोटे चैप्टर है पहले उनको याद करो। उनको जब आप कर लोगे तब आप इनकी तरफ आओ। ठीक है, अब छोटे चैप्टर कौन कौन से हैं एक बार मैं उनका डिस्कशन कर लेता हूं। देखिए, छोटे चैप्टर जैसे मैं अगर बात करूं तो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है बच्चों, देखिए कुछ नहीं है, आपको एसी जनरेटर पढ़ना है जो कि एक डिवाइस है। इसके अलावा आपका सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन है जो कि आपको याद रखना है। एडी करंट बच्चों इस चैप्टर के अंदर से डिलीटेड है। फैराडे लॉ है, तो ज्यादा कोई टॉपिक नहीं है, 2 दिन के अंदर भी अगर चाहो तो इस चैप्टर को खत्म कर सकते हो। लेंस लॉ हो गया, गिनती के 4-5 टॉपिक है, जल्दी से कर लो। इसके अलावा आपका बच्चों एसी बहुत ज्यादा बड़ा चैप्टर तो नहीं है, बट थोड़ा सा लेंथी कह सकते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो अभी मैं इसकी बात नहीं कर रहा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अरे यार चाहो तो एक दिन में खत्म कर सकते हो। करना ही क्या है, आपको बेसिकली एक्स रे हो गया, यूवी रे हो गया, इनकी प्रॉपर्टीज को याद करना है। इसके अलावा डिस्प्लेसमेंट करंट, कंडक्शन करंट, 1-2 डेरिवेशन है, तो ये चैप्टर तो आपका एक दिन में हो जाएगा। इस चैप्टर के लिए मान लो आपके 2 दिन लग सकते हैं। इसके अलावा और कौन सा चैप्टर है, मैग्नेटिज्म ऑफ मैटर। मैग्नेटिज्म ऑफ मैटर के अंदर से बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो था अर्थ मैग्नेटिज्म, वो आपका डिलीट हो चुका है। इसके अलावा आपके 1 या 2 डेरिवेशन है और इसके अलावा आपकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, पैरा की प्रॉपर्टी, फेरो की प्रॉपर्टी, ये याद करनी है। तो 2 दिन इसके लिए मान लो, ज्यादा न्यूमेरिकल है ही नहीं, और जो इंपॉर्टेंट पार्ट था वो डिलीट कर दिया। तो आप चाहो तो 2 क्या 1 दिन में भी प्रिपेयर कर सकते हो मैग्नेटिज्म ऑफ मैटर को। तो चलिए फिर भी मैं मान लेता हूं कि आपको 2 दिन लग जाएंगे। इसके अलावा बच्चों अगर मैं दूसरे तरफ आऊं, देखिए यहां पर रे ऑप्टिक्स बहुत बड़ा चैप्टर है। मैं एक तरह से बोलूं सबसे लेंथी चैप्टर है और बच्चों को करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। एक्सप्रेशन भी बहुत सारे हैं और पढ़ते पढ़ते कहीं ना कहीं बच्चे बोर हो जाते हैं। माइक्रोस्कोप हो गया, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, उसके बाद टेलीस्कोप भी आपके 2 तरह के। तो मैं बोल सकता हूं कि मेरे ऑप्टिक्स आपका सबसे ज्यादा लंबा चैप्टर है। ठीक है, लॉन्ग चैप्टर एक तरह से कह सकते हैं। फिर बारी हम वेव ऑप्टिक्स की करते हैं। वेव ऑप्टिक्स बच्चे उतना बड़ा नहीं है। वेव ऑप्टिक्स के अंदर आपका सबसे पहले आते हैं वेवफ्रंट क्या है, फिर टाइप्स ऑफ वेवफ्रंट आ जाता है, हाइजेंस प्रिंसिपल। इसके अंदर देखिए एक तो आपको वेवफ्रंट करना है, फिर आपका हाइजेंस प्रिंसिपल, इसके बाद आपके बच्चे 2 बड़े फिनोमेना इसके अंदर है, वो है इंटरफेरेंस, जिसके अंदर आपको YDSE पढ़ना है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, और आपका एक हो गया डिफ्रैक्शन। तो वही 2 बड़े टॉपिक है, मतलब अब इसको छोटा चैप्टर तो नहीं कहेंगे, इंटरमीडिएट चैप्टर कह सकते हैं, बट ठीक है, इसे भी आप 3 दिन में चाहो तो कर लेना। अभी भी देखो बच्चों टाइम बचा है, ऐसा नहीं, हार मत मानो। किसी भी अपने दोस्त से नोट्स ले लो, नोट्स तो आपको कहीं से ही मिल जाएंगे, और याद करना जल्दी से चालू कर दो। सेकंड बुक में कोई बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, अच्छा, ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, एटम और न्यूक्लियाई। देखो बच्चों, ये 3 ऐसे चैप्टर हैं जिनको आप चाहो तो 4 या 5 दिन के अंदर तीनों को खत्म कर सकते हो एक साथ में। अभी सेमीकंडक्टर की बात नहीं कर रहा मैं, 3 चैप्टर की बात कर रहा हूं। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, ड्यूल नेचर की बात करें तो उसके अंदर देखिए डी ब्रॉगली रिलेशन है। ठीक है, जो आप क्लास 11th के स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ चुके हो। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि पढ़ा होगा, वैसे मैं कह नहीं सकता कि आपने पढ़ा है कि नहीं, बट मैं मान कर चल रहा हूं कि चलिए आपने पढ़ा होगा। फिर आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, वो भी 11th क्लास का पार्ट है, बस उसका यहाँ पर थोड़ा डिटेल वर्जन है, एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया गया है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल कम होगा या ज्यादा होगा तो उससे क्या फर्क पड़ता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो फिर क्या फर्क पड़ेगा,
ठीक है। तो आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अच्छे से पढ़ना है, थोड़ा एमिशन के बारे में देखना है। पूरा चैप्टर थ्योरेटिकल है, न्यूमेरिकल तो इससे आते ही नहीं है ज्यादा। एटम चैप्टर की बात करना है, रटने वाला चैप्टर है, बिल्कुल रटने वाला, एक दिन में खत्म कर दोगे आराम से। न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई वैसे थोड़ा थोड़ा सा बड़ा चैप्टर था, लेकिन डिलीट इतना कुछ हो चुका है सीबीएसई वालों ने इतना कुछ डिलीट कर दिया कि एटम चैप्टर के अंदर कुछ ज्यादा, सॉरी न्यूक्लियाई चैप्टर के अंदर कुछ ज्यादा बचा ही नहीं है। ठीक है, तो इन 3 चैप्टर को तो आप, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, 4 दिन में खत्म कर सकते हो यार आराम से। ठीक है, बस आपको क्या करना है कि कहीं से नोट्स लेने और बिल्कुल याद करना शुरू कर देना। अभी तो बिल्कुल देखो आखिरी का टाइम चल रहा है, तो ना रात देखो ना दिन देखो, बस लगे रहो पढ़ने के लिए। फिर बारी करते हैं सेमीकंडक्टर की। सेमीकंडक्टर एक बच्चों बड़ा चैप्टर है। ठीक है, सेमीकंडक्टर रियलिटी में आपका बड़ा चैप्टर था, अब नहीं है, था। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, इसके अंदर देखो बहुत सारी चीजें आती थी, एम्पलीफायर आता था, ट्रांजिस्टर आता था, जीना डायोड आता था, फोटो डायोड आता था, सब कुछ तो डिलीट कर दिया। बच आपको क्या पढ़ना है इसके अंदर, आपको सबसे पहले इसके अंदर देखना है पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर, फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग और उसकी कैरेक्टरिस्टिक पढ़नी है। इसके बाद बच्चों एक डिवाइस जिसकी मैं गारंटी दे रहा हूं, जिसके अंदर से आना ही आना है, वो है आपका रेक्टिफायर। इस चैप्टर के अंदर से मुझे नहीं लगता कि ज्यादा कोई न्यूमेरिकल आएंगे। रेक्टिफायर फिर आपका 2 तरह का होता है बच्चों, एक आपका होता है फुल वेव और एक होता है हाफ। तो आपको बच्चों दोनों ही करके जाने। मोस्ट प्रोबेबली ये चांस है कि कहीं ना कहीं आपका फुल वेव रेक्टिफायर से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो पूरा चैप्टर थ्योरेटिकल है, इतना कुछ डिलीट हो चुका है, और क्या चाहिए यार। अब इतना ही नहीं कर पाओगे तो कैसे काम चलेगा। ठीक है, तो ड्यूल नेचर हो गया, रेडिएशन मैटर, एटम, न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, 7 चैप्टर मैंने तकरीबन बताने का काम किया। इसे तो आप सबसे पहले खत्म कर लो, और छोटे चैप्टर हो भी जाएंगे जल्दी। चलिए, तो अब बात करते हैं कि जब आपने सारे छोटे छोटे चैप्टर्स को तैयार कर लिया, जो कि याद करने वाले चैप्टर है, तो अब आपको बड़े चैप्टर को कैसे तैयार करना है। सबसे पहले बच्चों मैं बात करता हूं शुरू के चैप्टर्स की। मैं मान के चल रहा हूं कि शायद आपको ये आते होंगे, पूरी तरह से नहीं, बट फिर भी थोड़ा बहुत तो बच्चों आता होगा, क्योंकि ये चैप्टर्स बच्चों आप तब पढ़ते हो जब अप्रैल का सेशन स्टार्ट होता है, और शुरू का जोश रहता है, शुरू में सबका मोटिवेशन हाई रहता है, और धीरे धीरे पढ़ने के बाद जब पता चलता है कि फिजिक्स का सिलेबस इतना ज़्यादा है या इतने सारे चैप्टर हैं, तो सबका मोटिवेशन डाउन हो जाता है और फिर कोई सही से पढ़ता भी नहीं है, बहुत ही कम बच्चे पढ़ते हैं। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि चलिए आपको ये दोनों चैप्टर तो कम से कम आते होंगे। ठीक है, बहुत बच्चों को करंट इलेक्ट्रिसिटी भी आता होगा, बट फिर भी मैं शुरू के 2 चैप्टर मान के चलता हूँ। अगर वो भी नहीं आते तो उनके लिए भी बताऊंगा कि क्या करना चाहिए। फिर आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर बात करते हैं कि अगर आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं आता तो आपको क्या पढ़ना चाहिए। सबसे पहले बच्चों आपको उसके अंदर पढ़ना चाहिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत ज्यादा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन और साथ में उसका एक्सप्रेशन करना चाहिए आपको। फिर उसके बाद आपका ओम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसकी लिमिटेशन भी आपको साथ में करनी है। फिर आपका बच्चों किरचॉफ लॉ, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, किरचॉफ लॉ, उसके दोनों लॉ आपको याद होने चाहिए, और साथ में इसके क्वेश्चंस कैसे प्रैक्टिस करते हैं आपको वो भी पता होना चाहिए। फिर आपका व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया। तो इन टॉपिक्स को पहले आप करो, जहां तक चांसेस है कि इन्हीं से ज्यादातर क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। बाकी टॉपिक से भी आ सकता है, बट पहले इनको अच्छे से करो। ठीक है, इनको पहले अच्छे से समझो, इनके कॉन्सेप्ट को समझो, और साथ में इनकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। फिर आपका मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, ये भी बहुत बड़ा चैप्टर है बच्चों। ठीक है, तो इसके अंदर भी आप सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ फोकस करने का काम कीजिए। जैसे आपको बायो सेवर्ट्स लॉ की एप्लीकेशन, उनके डेरिवेशन के प्रूफ आने चाहिए। एम्पियर सर्किटल लॉ के अंदर आपका वैसे सोलेनॉइड या टॉरॉइड की डेरिवेशन डिलीटेड है, तो उसको आपको नहीं करना है, लेकिन आपको जो प्रूफ्स हैं इसके अंदर बहुत ज्यादा हद तक प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। एक डिवाइस जो कि इसके अंदर काफी इंपॉर्टेंट है और चांसेस है कि वो आपके पेपर में पूछा जाएगा, वो है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अच्छे से बच्चों उस टॉपिक को आपको करना है, क्योंकि डिवाइस है तो आने के चांस इसके बहुत ज्यादा हाई रहते हैं। इसी तरह बच्चों फिर एसी चैप्टर की बात करते हैं। एसी चैप्टर के अंदर देखिए बच्चों, आपको सबसे पहले मीन वैल्यू या फिर आपका एक तरह से बोले आरएमएस वैल्यू, इनके प्रूफ आपको एक तरह से आनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो उसके अंदर मैंने नोटिस किया वो है ट्रांसफॉर्मर।
ट्रांसफार्मर एक डिवाइस है और हो सकता है कि आपसे पेपर में 5 नंबर में पूछा जाए, ठीक है। तो आपको इसके लिए सब कुछ करके जाना है। इसका इंट्रोडक्शन आपको पता होना चाहिए, इसका प्रिंसिपल आपको पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रांसफार्मर कितने टाइप का होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, वर्किंग डायग्राम और इसका जो कैलकुलेशन पार्ट होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो आपका ये चैप्टर हो गया। इसके अलावा फिर मैं बात करता हूँ रे ऑप्टिक्स की, वो भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है। देखो बच्चों, तो रे ऑप्टिक्स बहुत लेंदी पोर्शन है, मतलब सेकंड बुक के अंदर अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ा चैप्टर है। सेकंड बुक क्या, मैं एक तरह से बोलूं तो पूरी फिजिक्स के अंदर सबसे बड़ा चैप्टर आपका रे ऑप्टिक्स ही है। तो रे ऑप्टिक्स के अंदर अगर मैं बात करूं तो आपको क्या करना चाहिए, देखिए कुछ कुछ टॉपिक्स आप जरूर अच्छे पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही, ठीक है, लेकिन मैं बोलता हूं कि इस चैप्टर को आप सबसे आखिरी में पढ़ना। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, अगर आपने इस चैप्टर को पहले पढ़ा या बीच में पढ़ने का काम किया, आपका बहुत ज्यादा टाइम खराब हो जाएगा और हो सकता है तब भी ये चैप्टर आपका प्रिपेयर ना हो पाए। तो रे ऑप्टिक्स सबसे आखिरी में करना है। सबसे पहले छोटे चैप्टर्स जो बताए उनको तैयार करो, फिर आप शुरू के चैप्टर पे आ जाओ, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपने थोड़े बहुत पढ़े होंगे, तो फिर आप उनको प्रिपेयर करो। उसके बाद जब हो जाए तो रे ऑप्टिक्स पे सबसे आखिरी में आना है। रे ऑप्टिक्स पे क्या क्या आपको करना है, आपको लेंस मेकर फॉर्मूला जरूर करना है, बहुत चांसेस है कि वो आपके पेपर में पूछा जाएगा। आपका फिर मिरर फॉर्मूला है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मिरर फॉर्मूला हो गया, आपके डिवाइसेस हो गए जैसे माइक्रोस्कोप हो गया, टेलीस्कोप हो गया, इन टॉपिक्स को भी आपको पहले करना है। इसके अलावा बच्चों और टॉपिक अगर मैं देखूं तो आपका मिरर फॉर्मूला, फिर लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला आपको बच्चों पता होगा, 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/d। इन फॉर्मूले के प्रूफ आपको आने चाहिए। मैग्निफिकेशन का प्रूफ पूछा जा सकता है, तो प्रूफ बहुत सारे हैं। आपका प्रिज्म वाले पार्ट से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब प्रिज्म के अंदर रिफ्रैक्शन कराते हैं तो कितना एंगल से डेविएट होता है, एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, ये सारी बातें पूछी जा सकती हैं, ठीक है। तो चैप्टर काफी बड़ा है और करने के लिए तो इस चैप्टर में बहुत कुछ है। तो मैं आपसे ये निवेदन करता हूं कि इस चैप्टर को आप सबसे लास्ट में कर लें और जो जो टॉपिक बताए इनको पहले कर लेना, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि जब आपने सारे चैप्टर की थ्योरी को अंदर अच्छे से पढ़ लिया तो अब आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए, जब आपने सारे चैप्टर की थ्योरी को अच्छे से पढ़ लिया है तो अब आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना चाहिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस के ऊपर। कौन से क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं वो मैं बता देता हूं। आप जो भी चैप्टर पढ़ते जा रहे हो, देखो बच्चों, बाद में प्रैक्टिस मत करो, प्रैक्टिस साथ में करोगे तो ज्यादा हेल्प होगी। आपको क्या करना है, आप जो भी चैप्टर पढ़ते जा रहे हो, जैसे आपने मान के चलिए आपने एटम चैप्टर पढ़ा या फिर न्यूक्लियर चैप्टर पढ़ा, आपको क्या करना है, उसके साथ में एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। एमसीक्यू आपको प्रैक्टिस करने ही पड़ेंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आपके 35 मार्क्स के बच्चों क्या आने वाले हैं, एमसीक्यू आने वाले हैं। तो इनको प्रैक्टिस करना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि एमसीक्यू इतने अंदर से पूछे जा रहे हैं। मैं अक्सर देखने का काम कर रहा हूं कि अगर बच्चों ने अच्छे से नहीं पढ़ा है तो वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए जरूरी है कि आप एमसीक्यू को क्या करो, काफी अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओ सारे चैप्टर्स के। ओके, अब बात करते हैं कि जब आपने एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लिया तो आपको क्या करना चाहिए। जब आपने एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लिया तो अब आपको फोकस करना चाहिए बड़े क्वेश्चंस की तरफ, जो कि आपके 3 नंबर के हो गए या फिर 5 नंबर के हो गए। उसके लिए आप सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले आप एक काम करो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो फिजिक्स के। कितने साल पुराने पेपर आपको सॉल्व करने, आप पिछले 5 साल के पेपर सॉल्व, आपके जो 2 नंबर के क्वेश्चन हो गए, 3 के या फिर 5 नंबर के, जो भी बड़े क्वेश्चन होते हैं, मैं अक्सर देखने का काम करता हूं कि क्वेश्चंस आपके रिपीट हो रहे हैं। तो बहुत जरूरी है कि आप पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करके जाओ फिजिक्स के। ओके, अब इतना भी आपने कर लिया। अब लास्ट स्टेप बच्चों, बस आपको इतना करना है कि जो जो चैप्टर्स की इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, जैसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन कौन कौन सी हो गई। अब देखिए, ऐसे तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है क्योंकि चैप्टर्स बहुत सारे। तो जो जो टॉपिक्स मैंने बताने का काम किया, आप उनको रिटन प्रैक्टिस जरूर करो, जो भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आपको लग रही है। अब बात करते हैं कि आपने एमसीक्यू भी प्रैक्टिस कर ली।
आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कर लिए, तो अब आपको क्या करना चाहिए? तो देखिए, अब आपको बच्चों जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है उनको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। इनफैक्ट डेरिवेशन के साथ साथ आप उसके एक दो न्यूमेरिकल भी सॉल्व कीजिए, क्योंकि होता क्या है, मैं अक्सर देखने का काम कर रहा हूं कि आपके जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें आपसे 5 मार्क्स में पूरा डिवाइस नहीं पूछा जा रहा। उसमें क्या हो रहा है, जैसे आपसे पूछ लेंगे 3 नंबर में, आपसे पूछ लेंगे कि एसी जनरेटर क्या है और उसकी वर्किंग और डायग्राम बता दो, ठीक है, और उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो आपको क्या करना है, जो आपके बड़े बड़े डिवाइसेस हो गए जैसे ट्रांसफार्मर, एसी जनरेटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, आपका रेक्टिफायर हो गया, या फिर आपका माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप हो गया, इनकी आपको रिटन प्रैक्टिस तो करके जानी है, साथ में आपको इनके 2-3 क्वेश्चन भी करने हैं। क्योंकि हो रहा है कि ऐसा अक्सर मैं देखने का काम कर रहा हूं कि 5 मार्क्स में एक आपका थ्योरी वाला क्वेश्चन होगा 3 नंबर का, और 2 नंबर का एक न्यूमेरिकल डाला जा रहा है। तो ये आपको लास्ट स्टेप फॉलो करना है। तो बच्चों, ये थी वो टिप्स जो कि मैंने आपको बताने का काम किया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये टिप्स अच्छी लगी होंगी। अगर आप इन टिप्स को पूरी तरह फॉलो करते हो तो आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी, और यकीन मानिए आपके फिजिक्स में 90% से भी ज्यादा नंबर आएंगे आपके। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप प्लीज आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।